अरे भाई 500 साल से पहाड़ों की गहराइयों में छुपा बैठा था मैं, और इतने लंबे टाइम के बाद फाइनली मैं सेंट रेलम के पीक पर पहुंच ही गया। अपनी इस अचीवमेंट पर थोड़ा भौकाल झाड़ते हुए मैं पहली बार उस घाटी से बाहर निकला, और किस्मत देखो सीधे एक 10,000 साल पुराने डीमन लॉर्ड से टक्कर हो गई। अब भाई हम दोनों अपने एरा के सबसे तगड़े सूरमा थे, तो हमारे बीच ऐसी भयंकर लड़ाई हुई कि आसमान डोल गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। लेकिन जैसे ही फाइट खत्म हुई, वो डीमन लॉर्ड तो दुम दबाकर रातों रात अपनी गुफा में जाकर छुप गया, और मैं वहां अपनी टूटी हुई तलवार पकड़े डर से कांपता रह गया। उस मोमेंट पर मुझे सच में शक होने लगा कि मुझसे जो ये सिस्टम जुड़ा है वो किसी लो लेवल दुनिया का तो नहीं है। वरना भाई इस बात का क्या लॉजिक है कि 500 साल तक तपस्या करने के बाद भी मैं एक छोटी सी सफेद नागिन तक को नहीं हरा पाया। जब मुझे असली प्रॉब्लम समझ आई तो मैंने कल्टीवेशन का भूत दिमाग से निकाला और एकदम चिल सुस्त लाइफ जीने का फैसला कर लिया। एक दिन जब मैं हमेशा की तरह घाटी में टहल रहा था, मुझे एक लावारिस बच्ची मिली। उत्सुकता में मैंने अपनी स्पिरिचुअल सेंस से उसकी कंडीशन चेक की तो भाई साहब मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी बॉडी में खून की एक बूंद तक नहीं बची थी, फिर भी वो किसी तरह जिंदा थी। इस छोटे से चमत्कार को देखकर मेरा दिल पिघल गया और मैंने इसे खुद पालने का सोच लिया। थोड़ा सोचने के बाद मैंने अपने अंदर की असली ताकत से प्राचीन मंत्रों से लैस खून की एक बूंद तैयार की। जैसे ही वो आखिरी ब्लड रून उस बच्ची के सीने में गया, आसमान में बिग डिपर के सातों तारे एक साथ चमक उठे। उसके चेहरे पर धीरे धीरे लौटती रौनक को देखकर मैं मुस्कुराया और बोला, आज से तेरा नाम चेन शिंग काई है। देखते ही देखते 6 साल बीत गए। जिस बच्ची को मैंने बचाया था वो अब एक प्यारी सी छोटी बच्ची बन चुकी थी। भले ही मैं खुद को एक निकम्मा बाप समझता था, पर मैं अपनी बेटी को एक ब्राइट फ्यूचर देना चाहता था। इसलिए जब वो 5 साल की हुई, मैंने उसे कल्टीवेशन सिखाना शुरू कर दिया। इस वक्त शिंग काई जमीन पर पालथी मारकर बैठी थी और उसकी बॉडी के चारों तरफ एक रहस्यमयी रोशनी बह रही थी। साफ दिख रहा था कि कल्टीवेशन को लेकर उसकी समझ एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी थी। बाहर की किसी भी संप्रदाय में उसे पलकों पर बिठाकर रखा जाता, पर बदकिस्मती से उसका बाप दिन भर बस आराम फरमाने और मक्खियां मारने में बिजी रहता था। इसी वजह से मुझे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उसका टैलेंट कितना खूंखार है। शाम होते ही शिंग काई अचानक उछलकर खड़ी हो गई और चिल्लाई, डैडी मुझे अपना कल्टीवेशन बॉटलनेक फील हो रहा है। मुझे लगता है मैं बहुत जल्द तोंगुआन रेलम में ब्रेक थ्रू कर लूंगी। मैं मुस्कुराया और बोला, अरे वाह, मेरी शिंग काई तो बड़ी हैवी ड्राइवर निकली। चलो इसी खुशी में आज रात डैडी तुम्हारे लिए क्रिस्पी मशरूम स्नैक्स बनाएंगे। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। यस यस, आई लव यू डैडी, सबसे ज्यादा। वो खुशी खुशी फुदकती हुई हमारे लकड़ी के कैबिन की तरफ भाग गई। उसकी उस छोटी सी हंसती खेलती शक्ल को दूर जाते देख मेरा सारा स्ट्रेस एकदम छूमंतर हो गया। दूसरी तरफ पहाड़ के उस पार एक बुरी तरह जख्मी ग्रे भालू अपनी जान बचाकर भाग रहा था। वो इतना थक चुका था कि पहाड़ की तलहटी में आकर बेहोश होकर गिर पड़ा। न जाने कितने टाइम बाद फाइनली उस भालू की आंख खुली। सामने देखते ही उसे एक छोटी इंसानी बच्ची दिखी जो उसे बड़े कौतूहल से निहार रही थी। भालू तुरंत अलर्ट हो गया और गुर्राने लगा। भले ही वो एक बच्ची थी, पर वो ऑलरेडी तोंगुआन रेलम तक पहुंच चुकी थी। अगर ये जिंदा रही और ऐसे ही बढ़ती रही तो फ्यूचर में इंसानों को एक और सेंट वेनरेबल मिल जाएगा। उस स्पिरिचुअल जड़ी बूटी के बारे में सोचकर जिसे उसने 300 साल तक पाला था और इंसानों ने चुरा लिया था, उसका खून खौल उठा। सालों ने मेरी कीमती जड़ी बूटी चुरा ली। अगर मैं इनके एक होने वाले सेंट वेनरेबल को अभी निपटा दूं तो मेरा हिसाब बराबर हो जाएगा। यही सोचकर उस ग्रे भालू ने अपनी बॉडी में बची कुची आखिरी ताकत बटोरनी शुरू की। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, शिंग काई ने अपनी मासूम आवाज में आवाज लगाई, डैडी जल्दी आओ, ये भालू होश में आ गया है। फिर उसने धीरे से जोड़ा, और अगर आसपास कोई बड़ा भालू हो तो उसे भी निपटा देना। जैसे ही उस ग्रे भालू के अंदर से थोड़ी सी भी मारने की नीयत निकली, उसे महसूस हुआ कि आसमान से एक भयंकर दबाव उसके ऊपर टूट पड़ा है। उसकी बॉडी कंट्रोल के बाहर होकर कांपने लगी। रही बात मेरी, तो मैं कोई ढील नहीं देना चाहता था। सालों पहले उस छोटी सफेद नागिन ने जो सदमा दिया था, उसकी यादें अभी भी एकदम ताजी थी। इसलिए मैंने बड़े ध्यान से अपनी स्पिरिचुअल सेंस से उस भालू को टटोला, और भाई वो तो सच में पिद्दी निकला, बुरी तरह जख्मी और लाचार। असल में वो मेरी बेटी से बस 19-20 ही ज्यादा ताकतवर था। ये देखकर मेरी जान में जान आई। मैं आगे बढ़ा और कैजुअली उसके कूल्हे पर एक लात रसीद कर दी। वो ग्रे भालू अभी रहम की भीख मांगने ही वाला था कि शिंग काई ने उत्सुकता से पूछा, डैडी ये कोई नॉर्मल भालू है या वो अजीब से डीमन बीस्ट्स में से एक है? ये सवाल सुनते ही भालू तुरंत पीठ के बल लेट गया, अपना पेट ऊपर कर दिया और दुनिया का सबसे सीधा और मासूम चेहरा बना लिया। मैंने प्यार से शिंग काई का सिर सहलाया और कहा, अगर ये कोई डीमन बीस्ट होता तो डैडी को इसका काम तमाम करना पड़ता, पर इसकी हरकतों से तो ये एकदम आम ग्रे भालू लग रहा है। मैं इस पर एक पाबंदी लगा देता हूँ, फिर तुम इसे पालतू बनाकर रख लेना। शिंग काई तुरंत एक्साइटेड हो गई। सच्ची मतलब? अब मेरे पास खेलने के लिए एक दोस्त होगा। थैंक यू डैडी। दूसरी तरफ वो ग्रे भालू मन ही मन अपनी पीठ थपथपा रहा था कि क्या दिमाग चलाया है साले ने। अगले ही पल उसने अपना रोएंदार सिर शिंग काई के हाथ पर रगड़ दिया। मैंने सोने जैसी चमकती एनर्जी की एक लहर बनाई और भालू के माथे पर टच कर दी। उसी पल भालू को फील हुआ कि उसके पुराने जख्म बड़ी तेजी से भर रहे हैं। मैंने समझाया, मैंने इसकी बॉडी के अंदर एक रिस्ट्रिक्शन सेट कर दी है। अगर इसने कभी भी तुम्हें चोट पहुंचाने की सोची तो इसे ऐसा असहनीय दर्द होगा कि नानी याद आ जाएगी। शिंग काई ने खुशी से ताली बजाई। ये तो बहुत बढ़िया है लिटिल ग्रे, चलो मैं तुम्हें अपने लगाए हुए फलों के पेड़ दिखाती हूँ। भालू की इतनी औकात कहाँ की मना करे। वो चुपचाप उस छोटी बच्ची के पीछे पीछे जंगल की गहराई में चल दिया। चलते चलते उसके दिमाग में एक शातिर आइडिया आया, अगर मैं किसी तरह इस इंसानी बच्ची को अपने कंट्रोल में कर लूं तो क्या मैं इनडायरेक्टली उस खतरनाक सेंट वेनरेबल को भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। भालू अभी अपनी ही ख्याली पुलाव पकाने में बिजी था कि अचानक उसने नोटिस किया कि शिंग काई रुक गई है। वो बस उससे टकराते टकराते बचा। पल भर में उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ये छोटी लड़की क्या कर रही है भाई? अगर मैं गलती से भी इससे टकरा गया तो 10 जन्म भी कम पड़ेंगे इसकी कीमत चुकाने के लिए। जैसे ही उसके दिमाग में शिंग काई के लिए जरा सा भी गुस्सा आया, उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा मानो अभी फट जाएगा। दर्द इतना भयंकर था कि वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। न जाने कितने लंबे वक्त बाद वो दर्द धीरे धीरे कम हुआ। भालू के शरीर में रत्ती भर भी जान नहीं बची थी। वो वहां एक मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा था। अचानक शिंग काई का छोटा सा चेहरा उसके ऊपर मंडराया। वो एक शरारती मुस्कान के साथ बोली, डैडी की लगाई हुई पाबंदी सच में बहुत तगड़ी है लिटिल ग्रे। तुम अभी मुझे जान से मारने का सोच रहे थे ना? भले ही वो ग्रे भालू अंदर तक कांप रहा था, फिर भी उसने खुद को एकदम मासूम और कंफ्यूज दिखाने की पूरी एक्टिंग की। उसका ऐसा जोकर जैसा मुंह देखकर शिंग काई खिलखिलाकर हंस पड़ी। लिटिल ग्रे, अगर मैंने पहले कई बार बात न काटी होती तो तुम्हें क्या लगता है मेरे पापा ने अब तक तुम्हारे कीमे नहीं बना दिए होते? बात करते करते उसने प्यार से उसका रोएंदार सिर थपथपाया। पता नहीं क्यों, पर मेरे पापा को डीमन बीस्ट से सख्त नफरत है। ये शब्द सुनते ही वो ग्रे भालू तुरंत
तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। शिंकाई ने शांत आवाज में कहा, खड़े हो जाओ, मुझे खेलने के लिए कोई चाहिए, पर मुझे धोखेबाज लोग पसंद नहीं है। डैडी हमेशा कहते हैं कि दोस्तों को एक दूसरे से ईमानदार होना चाहिए। फिर वो मुस्कुराई और बोली, लेकिन तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे पेट हो। भालू वहीं का वहीं जम गया। शिंकाई ने अपनी बात जारी रखी, इसलिए मुझे तुमसे ईमानदार होने की कोई जरूरत नहीं है, पर तुम्हें हमेशा मुझसे वफादार रहना होगा, समझे? उस मोमेंट पर उस ग्रे भालू को फाइनली समझ आ गया कि दिमाग के मामले में कि छोटी बच्ची उससे कोसों आगे है। उसके दिमाग के सारे छोटे मोटे प्लान पल भर में हवा हो गए। अब वो बस ये जानना चाहता था कि भाई ऐसा कौन सा माहौल है जिसने ऐसा डरावना छोटा मॉन्स्टर पैदा कर दिया। और उसे ये जानने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि शिंकाई उसे किसी फलों के पेड़ दिखाने नहीं ले गई थी, बल्कि वो उसे एक छुपी हुई गुफा के पास ले आई थी। उस अंधेरी गुफा के एंट्रेंस को देखकर ग्रे भालू को अपनी नस्ल के खून से एक गहरा डर महसूस हुआ। भले ही उसे अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर खुद को वहां से भागने से रोकने के लिए उसे अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगानी पड़ रही थी। तभी शिंकाई खुशी खुशी गुफा के मुंह के पास भागी और चिल्लाई, मास्टर शियाओ, बाहर आओ, देखो मुझे एक नया पेट मिला है। कुछ ही पलों बाद गुफा से एक छोटी सी सफेद नागिन रेंगती हुई बाहर आई। उसने अपनी ठंडी आंखों से कैजुअली उस ग्रे भालू की तरफ देखा। उस एक पल में वो भालू इतना खौफजदा हो गया कि तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा। छोटी सफेद नागिन ने बस नफरत से उसे देखा। अब हमें उस बड़े बुद्धू भालू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही शिंकाई ने ये कहा, उसने एक किताब निकाली जिसके कवर पर लिखा था, द ओवरबियरिंग सेंट वेनरेबल फेल इन लव विद मी वॉल्यूम 2। उसने खुशी खुशी उसे ऊपर उठाया और बोली, मैंने ये वाली पूरी पढ़ ली है, मैं इसे तीसरे वॉल्यूम से एक्सचेंज करने आई हूँ। सफेद नागिन की आवाज में थोड़ी हैरानी थी। उसने जवाब दिया, इतनी जल्दी? फिर उसने धीरे से सांस खींची और वो दूसरा वॉल्यूम सीधे उड़कर उसके मुंह में चला गया। एक पल बाद उसने फिर से मुंह खोला और तीसरा वॉल्यूम सीधे शिंकाई के हाथों में जा गिरा। शिंकाई ने तुरंत किताब छुपाई और एक्साइटमेंट में कहा, थैंक यू मास्टर शियाओ। फिर उसके चेहरे पर एक टेंशन वाले भाव आए और उसने बात जारी रखी, ओ हाँ मास्टर, पिछले 6 महीनों से मैंने चाहे जितने हिंट्स दिए हों या जितना भी रोने और क्यूट बनने का नाटक किया हो, डैडी अभी भी मुझे ये बताने से साफ मना कर रहे हैं कि मेरी मम्मी कौन है। अब मुझे क्या करना चाहिए? सफेद नागिन ने शांति से जवाब दिया, जल्दी या देर से वो कोई ना कोई सुराग तो छोड़ेंगे ही। शिंकाई ने आज्ञाकारी बच्चों की तरह सिर हिलाया और कहा, ओके मास्टर। अपना काम पूरा होने के बाद वो मुड़ी और जाने के लिए तैयार हो गई। अपनी शिष्या को दूर जाते देख वो छोटी सफेद नागिन अचानक एक बेहद खूबसूरत औरत में बदल गई। उसका नाम जी होंगी था। सच तो ये था कि विंड डेमन वैली लौटने के बाद उसे एक बात समझ आ चुकी थी। उस वक्त उसके हारने की वजह ये बिल्कुल नहीं थी कि वो कमजोर हो गई थी, बल्कि वजह ये थी कि मैं ही कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। इस एहसास ने उसके अंदर एक गहरी उत्सुकता जगा दी थी, इसलिए उसने छुप छुप कर मुझ पर नजर रखनी शुरू कर दी। लेकिन जिस चीज की उसे उम्मीद नहीं थी वो ये थी कि अचानक मेरी एक बेटी हो जाएगी। और भी अजीब बात ये थी कि उसने मेरे आसपास कभी किसी औरत का नामो निशान तक नहीं देखा था। इससे उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाई और खुद शिंकाई के पास पहुंच गई। देखते ही देखते वो 2 अकेली लड़कियां, एक छोटी और एक बड़ी, एक दूसरे के बेहद करीब आ गईं। जी होंगी ने न सिर्फ शिंकाई को कल्टीवेशन में गाइड किया, बल्कि सालों से कलेक्ट की हुई अपनी नॉवेल्स भी उसके साथ शेयर की। अपनी एक बातचीत के दौरान जी होंगी ने कैजुअली मेरे किसी संभावित दाव कंपेनियन, जीवन साथी के बारे में जानने की इच्छा जताई थी। बस फिर क्या था, 6 साल की शिंकाई ने तुरंत अपना सीना ठोका और प्रॉमिस कर दिया कि वो उसके लिए पूरी जासूसी करेगी। और इसके कुछ ही समय बाद मुझे फील होने लगा कि चीजें कुछ ज्यादा ही अजीब हो रही हैं। जब भी मैं शिंकाई को घाटी में टहलाने ले जाता और हमें पेड़ की डाली पर 2 चिड़ियां साथ बैठी दिखती, तो वो तुरंत उनकी तरफ इशारा करके कहती, पापा देखो वो दोनों साथ में कितने खुश लग रहे हैं। जाहिर है मैं समझ जाता था कि वो किसी चीज की तरफ इशारा कर रही है। जब ऐसी बातें बार बार होने लगी तो मुझे शक होने लगा कि शिंकाई मुझसे कुछ छुपा रही है। अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर परेशान मैंने चुपके से जांच का फैसला किया। एक दिन मैं चुपचाप उस गुफा की तरफ बढ़ा जहां शिंकाई अक्सर जाती थी। खुद को पूरी तरह छुपाकर मैं दबे पांव गुफा के अंदर घुस गया। जैसे ही मैंने कदम रखा, मुझे बर्फ के बिस्तर पर सोती हुई एक अकल्पनीय रूप से खूबसूरत महिला दिखाई दी। उसका वो होश उड़ा देने वाला चेहरा देखते ही मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ गया। मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं थी, वो कोई आम इंसान तो कतई नहीं हो सकती थी, लेकिन इसने मुझे और उलझा दिया। इस रहस्यमयी औरत का मेरी बेटी के साथ क्या रिश्ता था? ढेरों सवालों और घबराहट के साथ मैं बिना कोई आवाज किए चुपचाप गुफा से पीछे हट गया। पिछले साल जब मैं घाटी में फूल चुन रही थी, तब मेरी मुलाकात मास्टर शियाओवाई से हुई थी। शिंकाई ने मासूमियत से बताया, मास्टर शियाओवाई कमाल है, वो मुझे कल्टीवेशन सिखाती हैं और बहुत सी मजेदार कहानियां भी सुनाती हैं। ये सुनकर मैंने थोड़ी भौहें सिकोड़ी और पूछा, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने पापा को नहीं बताया? शिंकाई का चेहरा तुरंत मासूमियत से भर गया और उसने जवाब दिया, मास्टर शियाओवाई ने मुझे इसे सीक्रेट रखने को कहा था। मैं बस एक बेबस आह भर कर रह गया। तो वो रहस्यमयी महिला असल में मेरी बेटी की मास्टर थी। जब मैं अपनी बेटी से जुड़ी इन सब बातों से परेशान था, ठीक उसी समय सेंट्रल स्टेट की इंपीरियल सिटी में एक बिल्कुल अलग नजारा चल रहा था। हजारों कल्टीवेटर्स हेवनली मॉन्यूमेंट पवेलियन के सामने जमा थे और सदियों में एक बार होने वाली हेवनली मॉन्यूमेंट सेरेमनी का इंतजार कर रहे थे। ये मॉन्यूमेंट्स मानव जाति की सबसे बेहतरीन प्रतिभाओं का रिकॉर्ड रखते थे। ह्यूमन मॉन्यूमेंट नई पीढ़ी के सबसे होनहार युवा जीनियसों की लिस्ट दिखाता था। अर्थ मॉन्यूमेंट सेंट रेल्म से नीचे के सबसे मजबूत कल्टीवेटर्स को रैंक करता था और हेवन मॉन्यूमेंट मौजूदा दौर के सभी सेंट वेनरेबल्स का रिकॉर्ड रखता था। जैसे ही एक गोल्डन आर्मर वाले गार्ड ने जोर से ऐलान किया, मॉन्यूमेंट खोलो, ह्यूमन मॉन्यूमेंट पर तुरंत चमकते हुए सुनहरे शब्द उभरने लगे। रैंक 100 श्वांतियन स्वॉर्ड सेक्ट के लुमिंगवान, रैंक 99 पर्पल मिस्ट पैलेस के लानो, रैंक 98 9 हेवेंस थंडर पवेलियन के क्यू। एक के बाद एक नाम सामने आते गए और भीड़ ईर्ष्या से देखती रही। जब है ग्रेट जो डायनेस्टी की प्रिंसेस जिंक्सू का सुनहरा नाम तीसरे नंबर पर आया तो पूरा स्क्वायर सदमे से चिल्ला उठा, प्रिंसेस जिंक्सू सिर्फ तीसरे नंबर पर है तो टॉप 2 कितने कमाल के होंगे। जल्द ही दूसरे स्थान का नाम सामने आया, लिंगजो के होंग परिवार के होंग शियांग लोंग। उसी समय सभी के सामने एक 5 साल के बच्चे की छवि दिखाई दी। उसकी बाईं आंख एक अजीब कीड़े की पुतली जैसी थी, जबकि उसकी दाईं आंख के अंदर 3 खून जैसी लाल कड़ियां घूम रही थी। कोई तुरंत सदमे में चिल्लाया, हेवन पियर्सिंग सेंट बॉडी। ताइचू सेक्ट का हेडमास्टर इतना एक्साइटेड हो गया कि उसने अपनी कुर्सी का आर्म रेस्ट ही तोड़ दिया। न सिर्फ उसके पास हेवन पियर्सिंग सेंट बॉडी है,
बल्कि इसमें सुप्रीम ब्लड भी है। जैसे ही ह्यूमन मॉन्यूमेंट ने उसकी प्रतिभा के सोर्स को ट्रेस करना शुरू किया, होंग परिवार के मुखिया होंग तियानकुई ने विजन को रोकने के लिए अचानक एक काला पर्दा फेंक दिया। क्या होंग परिवार का मुखिया ह्यूमन मॉन्यूमेंट में दखल देने की कोशिश कर रहा है? लेकिन अगले ही पल मॉन्यूमेंट की सुनहरी रोशनी ने उस काले पर्दे को आसानी से फाड़ दिया। विजन जारी रहा। सबने दो नवजात बच्चों को पास पास लेटे देखा। बच्ची के ऊपर एक विशाल ब्लड पर्ल तैर रहा था जो लालच से उसका खून सोख रहा था। जैसे ही उसका सारा खून निचोड़ लिया गया, उसके शरीर के अंदर से एक गहरा लाल ब्लड पर्ल निकला। ये पौराणिक सुप्रीम ब्लड था। जैसे ही ये दिखा, एक आदमी ने इसे झपट्टा मारकर पकड़ा और जबरन उस बच्चे के शरीर में प्लांट कर दिया। पूरी भीड़ गुस्से से भड़क उठी। क्या जानवर है? उसने अपने ही बेटे का टैलेंट बढ़ाने के लिए अपनी बेटी का खून निचोड़ लिया। लेकिन फिर कुछ और भी चौंकाने वाला हुआ। ह्यूमन मॉन्यूमेंट ने धीरे धीरे नंबर 1 जीनियस का नाम दिखाया। होंग्यू चान फिर भी सबकी आंखों के सामने वो नाम अचानक घूमा और एक बिल्कुल अलग नाम में बदल गया, चैन शिंग काई। भीड़ तुरंत पागल हो गई। ये बदल गया नाम, सच में बदल गया। हर कोई जानता था कि ह्यूमन मॉन्यूमेंट अमर लोक से आया है और अपने आप किसी के असली ओरिजिन को ट्रेस करता है। अगर नाम बदला तो इसका मतलब था कि उस इंसान ने अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह से छोड़ दिया है। होंग तियान की बेटी से जुड़े इस घोटाले के बाद गुस्से से तमतमाया होंग परिवार तुरंत स्क्वायर छोड़कर चला गया। ह्यूमन मॉन्यूमेंट की सुनहरी रोशनी फीकी पड़ने के बाद ही शोर मचाती भीड़ धीरे धीरे शांत हुई। जल्द ही अर्थ मॉन्यूमेंट ने अपनी रैंकिंग दिखाना शुरू कर दिया। रैंक 79। श्वानिंग सेक्ट के लीडर यिंग जुजू ह्यूमन मॉन्यूमेंट की तुलना में अर्थ मॉन्यूमेंट की रैंकिंग में शायद ही कोई बदलाव हुआ। जैसा कि उम्मीद थी, नंबर 1 पोजीशन अभी भी ग्रेट जो डायनेस्टी के चुनफोंग के पास थी। अर्थ मॉन्यूमेंट खत्म होने के बाद आखिरकार ग्रैंड फिनाले की बारी आई। हेवन मॉन्यूमेंट इस पल स्क्वायर में मौजूद हर शख्स ने अपनी सांसें थाम ली थी। सुनहरे शब्द धीरे धीरे उभरे। रैंक 12 यूनफू के सेंट लॉर्ड चू हुआई, जो पूरा स्क्वायर तुरंत चर्चाओं में डूब गया। चू हुआई जो पिछले लगभग 3000 वर्षों में सेंट रेल्म तक पहुंचने वाले एक लौते इंसान थे। आखिरी रैंक पर होना अपने आप में हैरान करने वाला नहीं था। दिक्कत ये थी कि पिछली सेरेमनी में वो 11वें स्थान पर थे। हर किसी के दिमाग में एक खौफनाक ख्याल बनने लगा। जैसे जैसे जाने पहचाने नाम एक के बाद एक आते गए, माहौल और भारी होता गया। फिर जब आखिरकार दूसरे स्थान की रैंकिंग सामने आई तो पूरे स्क्वायर में सन्नाटा पसर गया। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। फिर भी बहती सुनहरी रोशनी अभी रुकी नहीं थी। आखिरकार प्राचीन सुनहरे टेक्स्ट की आखिरी लाइन दिखाई दी। रैंक 1 चेन चेनन। ठीक उसी पल वापस घाटी में शिंग काई की साफ आवाज ने अचानक मेरे विचारों को तोड़ दिया। पापा, आप क्या सोच रहे हो? जब से आप खाना बना रहे हो आपका ध्यान कहीं और है। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, पापा तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं? वो जो मास्टर शियाओवाई तुमने बताई, क्या उन्हें कुछ खास पसंद है? जैसे ही शिंग काई ने ये सुना, उसकी आंखें एक्साइटमेंट में चमक उठी। पापा, तो आप मास्टर शियाओवाई के बारे में सोच रहे थे? मैंने उसके छोटे से सिर को सहलाया और जवाब दिया, बिल्कुल, वो तुम्हारी कल्टीवेशन मास्टर है। तुम्हारे बड़े होने के नाते मुझे उनसे मिलकर ठीक से शुक्रिया अदा करना चाहिए। शिंग काई ने तुरंत निराशा में अपना सिर झुका लिया और धीरे से बुदबुदाई। मुझे लगा पापा आखिरकार समझ गए। फिर उसने दोबारा ऊपर देखा और कहा, मास्टर शियाओवाई को मजेदार चीजें सबसे ज्यादा पसंद है। पिछली बार मैंने उन्हें अपने हाथ से बना घास फूस का खिलौना दिखाया था, वो बहुत खुश हुई थी। ये सुनकर मैं चुपचाप सोचने लगा। अचानक मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया। अगली सुबह जल्दी जब मैं शिंग काई को यूनजो के ऊपर उसकी मास्टर से मिलाने ले जा रहा था, एक बूढ़ा आदमी उड़ती हुई तलवार पर हाथ में खून जैसी लाल जेड स्टोन लिए खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज की लोकेशन सेंस कर रहा हो। एक पल बाद उसने दिशा बदली और तेजी से विंड डेमन वैली की तरफ उड़ गया। इस बीच शिंग काई और मैं गुफा के एंट्रेंस पर पहुंच चुके थे। वो एक्साइटमेंट में आगे भागी और चिल्लाई, मास्टर शियाओवाई। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, गुफा के सामने अचानक एक शालीन आकृति दिखाई दी। भले ही ये सिर्फ दूसरी बार था जब मैंने उसे देखा था, फिर भी मैं खुद को दोबारा देखने से नहीं रोक पाया। लेकिन उन 2 नजरों के बाद मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा हो। उसी समय सफेद कपड़ों वाली महिला ने चुपचाप मेरी तरफ देखा और मन में सोचा, ये आदमी फिर से और मजबूत हो गया है। हम दोनों बस गुफा के एंट्रेंस पर खड़े होकर एक दूसरे को घूरते रहे। तभी शिंग काई खुशी खुशी हमारे बीच आई और हमारा इंट्रोडक्शन कराया। पापा, ये मेरी मास्टर शियाओवाई हैं। मैंने सम्मान से हाथ जोड़े और कहा, मैं आज खास तौर पर अपनी बेटी को सिखाने के लिए आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। बोलते हुए मैंने लकड़ी का एक चेस बोर्ड निकाला। ये छोटी सी चीज मैंने खुद बनाई है। ये थोड़ी साधारण हो सकती है, लेकिन उम्मीद है कि आप इसे नापसंद नहीं करेंगी। जब मैंने उसे ध्यान से चेस बोर्ड रखते देखा तो मेरे दिल की चिंता आखिरकार कम हो गई। लेकिन फिर अचानक एक और ख्याल आया। क्या उसे पता चल गया होगा कि मैं पहले चुपके से गुफा में घुसा था? माहौल भापते हुए मैंने सावधानी से कहा, पिछली बार जो हुआ उसके बारे में मैं काफी रूड था। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता, उसने तुरंत जवाब दिया, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने मुझे पहचान ही लिया है तो मान लेते हैं कि वो घटना कभी हुई ही नहीं थी। उसके जवाब ने तुरंत मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। तो उसने सच में पकड़ लिया था कि मैं चुपके से गुफा में घुसा था। हालांकि उसके लहजे से लगा कि उसकी इस मामले को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए मैंने भी तुरंत बात संभालते हुए कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उस समय मेरा वाकई कोई बुरा इरादा नहीं था। उसने सिर हिलाया। बढ़िया। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, इस बात से पूरी तरह अनजान कि हम दो बिल्कुल अलग चीजों के बारे में बात कर रहे थे। काफी देर तक बातें करने के बाद मैं आखिरकार खड़ा हुआ और जाने के लिए तैयार हुआ। इस बीच आसमान में ऊंचाई पर वूबो नाम का एक बूढ़ा आदमी 6 साल पहले की घटनाओं को याद कर रहा था। तब परिवार के मुखिया ने उसे इटर्निटी की प्राचीन गुफा के अंदर मरती हुई युवा बच्ची को छोड़ने का आदेश दिया था। हालांकि चिंगो की एक अनाम घाटी से गुजरते समय आसमान की ठंडी हवा ने वूबो को हकीकत में वापस ला दिया। उसने आगे देखा और अपनी यात्रा जारी रखने से पहले खुद से कुछ बुदबुदाया। 2.5 घंटे बाद वो आखिरकार विंड डेमन वैली पहुंच गया। उसने अभी कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि पास की झाड़ी से अचानक सरसराहट की आवाज आई। वूबो ने तुरंत अपनी तलवार पकड़ ली और लड़ाई के लिए तैयार हो गया। एक पल बाद झाड़ियों से अचानक एक बड़ा ग्रे भालू बाहर कूदा, लेकिन इससे पहले कि वूबो कुछ रिएक्ट कर पाता, भालू मुड़ा और जितनी तेजी से हो सके भागने लगा। वूबो तुरंत एक सरसराहट के साथ उसके सामने आ गया। ग्रे भालू ने इतनी जोर से ब्रेक मारा कि उसकी नाक तलवार की नोक को छूने ही वाली थी। वूबो ने उसे घूरते हुए कड़े लहजे में कहा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम चेन शिंग काई नाम के किसी शख्स को जानते हो? तभी अचानक उसके पीछे से एक शांत आवाज आई, अगर मैंने ठीक सुना तो क्या तुमने अभी चेन शिंग काई का नाम लिया? वूबो तुरंत मुड़ा। वहाँ एक युवक खड़ा था जिसकी कोई कल्टीवेशन दिखाई नहीं दे रही थी। वूबो ने अपनी आंखें सिकोड़ी और पूछा, तुम कौन हो? मैंने उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, तुम मेरी जमीन पर खड़े हो, मेरे भालू को खदेड़ रहे हो और मेरी बेटी का नाम चिल्ला रहे हो। अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? जैसे ही वूबो ने ये सुना
उसकी आंखें चमक उठी। तुम्हारी बेटी? बढ़िया, इससे काम आसान हो गया। बिना एक और शब्द कहे उसने मुझ पर तलवार चला दी, लेकिन तलवार मेरे शरीर से 3 इंच दूर रहते ही टुकड़ों में बिखर गई। वूबो का चेहरा तुरंत बदल गया। इससे पहले कि वो आगे कुछ सोच पाता, उसने तुरंत एक ऐसा प्रतिबंधित खजाना बाहर फेंका जो लॉन्गविटी रेल्म के कल्टीवेटर को मारने के लिए काफी था, मगर मैंने सिर्फ अपनी उंगलियां चटका दी। वो खजाना हवा में ही अनगिनत टुकड़ों में ब्लास्ट हो गया। वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटा और अविश्वास में चिल्लाया, ये इम्पॉसिबल है, तुम आखिर हो कौन? मैंने शांति से उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये समझते हुए कि स्थिति उसके बस से बिल्कुल बाहर थी, वूबो ने तुरंत सम्मान से हाथ जोड़े। मैं परिवार के मुखिया के आदेश पर हूँ, परिवार के ब्लड लाइन के एक मेंबर को खोजने आया हूँ। जिस लड़की को आपने पाला है वो असल में हमारे होंग परिवार की सबसे बड़ी बेटी है, होंग यू चान। मैंने अपना सिर हिलाया, कभी नाम नहीं सुना। शिंकाई मेरी बेटी है, उसका तुम्हारे होंग परिवार से कोई लेना देना नहीं है। वूबो का चेहरा गंभीर हो गया। ये कहने से पहले आपको ठीक से सोच लेना चाहिए। बोलते हुए उसने एक गहरा लाल कमांड टोकन निकाला। ये एक हेवन स्प्लिटिंग ऑर्डर है जिसे पर्सनली होंग परिवार के पूर्वज ने बनाया है। एक बार एक्टिवेट होने के बाद होंग परिवार का हर एक्सपर्ट तुरंत यहाँ पहुंच जाएगा। 1000 मील के दायरे में सब कुछ राख में बदल जाएगा। मैंने टोकन की तरफ इशारा किया और कहा, करो, एक्टिवेट करो, देखते हैं ये वाकई इतना दमदार है क्या। वूबो गुस्से में हंसा। ठीक है, जब तुम खुद मौत ढूंढ रहे हो तो मुझे दोष मत देना। उसने अपनी पूरी ट्रू एनर्जी टोकन में झोंक दी और उसे आसमान की तरफ फेंक दिया। वो टोकन तुरंत आसमान की तरफ भागती एक लाल रोशनी की लकीर बन गया, लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा दूर जा पाता, उसके ऊपर अचानक एक विशाल काला हाथ प्रकट हुआ। उस हाथ ने भींचकर मुट्ठी बनाई और पलक झपकते ही टोकन का कचरा कर दिया। वूबो का मुंह खुला का खुला रह गया। उसका जबड़ा जमीन से जा टकराया। उस पल आखिरकार उसे एक खौफनाक बात समझ आई। सामने खड़ा ये युवक कोई और नहीं बल्कि एक सेंट वेनरेबल था। जैसे ही मैं उसे खलास करने वाला था, अचानक मेरे पीछे से एक चुलबुली आवाज आई, पापा, मैंने बहुत सारे मशरूम तोड़े हैं, क्या आज रात हम मशरूम सूप बना सकते हैं? करीब 5 से 6 साल की एक छोटी बच्ची मशरूम से भरी टोकरी लिए दौड़ती हुई आई। कई साल बीतने के बाद भी वूबो ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। नन्ही शिंकाई दौड़कर मेरे पास आई और उसे उत्सुकता से देखने लगी। पापा, ये दादाजी कौन है? ये जानते हुए कि वो आज जिंदा नहीं बचेगा, वूबो ने वो सब कुछ बताने का फैसला किया जो वो जानता था। उसने होंग यू चान और होंग परिवार का पूरा सच उगल दिया। अपनी बात खत्म करके उसने एक लंबी ठंडी सांस ली, मानो बरसों का बोझ उसके सीने से उतर गया हो। शिंकाई चुपचाप सुनती रही और अपना सिर झुकाए रखा। एक लंबे सन्नाटे के बाद उसने धीरे से ऊपर देखा। आंसू रोकने की वजह से उसकी आंखें लाल थीं। उस होंग यान नाम की दीदी की जिंदगी कितनी दुख भरी थी। फिर वो थोड़ा करीब आई और मेरे हाथ को कस कर पकड़ लिया। पापा ही सबसे अच्छे हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि उसने इस कहानी को खुद से जोड़ा ही नहीं था। मैंने और वूबो ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप तय किया कि अभी सच सामने नहीं लाएंगे। कुछ पलों बाद शिंकाई ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, पापा, मैं मास्टर शियाओ वाई से मिलने जा रही हूँ। मैंने प्यार से उसका सिर सहलाया। जाओ बेटा। शिंकाई ने सिर हिलाया और धीरे धीरे चली गई। उसका छोटा सा वजूद अजीब तरह से अकेला लग रहा था। उसके ओझल होते ही मैं वूबो की तरफ मुड़ा। तुम्हें तो आज मर जाना चाहिए था, लेकिन 6 साल पहले तुमने उसे जीने का मौका देकर जो हमदर्दी दिखाई थी, उसकी वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, मैं तुम्हें अभी मार दूं। दूसरा, मैं तुम पर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दूं और तुम इसी घाटी में रहकर शिंकाई की देखभाल करो। इसे उसके उस घटिया बाप के पापों का प्रायश्चित समझो। वूबो 1 सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाया। मैं यहीं रुककर छोटी मालकिन की देखभाल करूंगा। मैंने अपना हाथ उठाया और उसके माथे को छूकर उसके अंदर एक रेस्ट्रिक्शन प्लांट कर दी। उस शाम वूबो ने नोटिस किया कि शिंकाई आंगन में अकेली उदास खड़ी थी। वो पास गया और धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा? शिंकाई कुछ देर चुप रही, फिर बोली, असल में मुझे सब समझ आ गया है। मैं ही होंग यू चान हूं ना। मैंने अनजान बनने का नाटक इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पापा को लगे कि मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूं। वूबो ने तुरंत उसे दिलासा दिया, छोटी मालकिन, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। ये बूढ़ा सेवक साफ देख सकता है कि आपके पिता आपसे सच्चा प्यार करते हैं। आप चाहे जिसकी भी बेटी बनकर पैदा हुई हो, उनके दिल में आप हमेशा उन्हीं की बच्ची रहेंगी। ये शब्द सुनते ही शिंकाई को काफी बेहतर महसूस हुआ। उसका मूड ठीक होते देख वूबो ने तुरंत टॉपिक बदल दिया, वैसे छोटी मालकिन, मुझे अभी तक आपके पिता का नाम नहीं मालूम। शिंकाई ने तुरंत गर्व से अपना सीना फुलाया। मेरे पापा का नाम चेन चांगान है। जैसे ही वूबो ने ये सुना, उसका मुंह फिर से खुला का खुला रह गया। दिन में दूसरी बार उसका जबड़ा जमीन पर गिरने को था। जिस शख्स ने छोटी मालकिन को गोद लिया था वो असल में हेवन मॉन्यूमेंट का नंबर 1 सेंट वेनरेबल था, चेन चांगान। अगली सुबह मैंने आंगन में कदम रखा ही था कि अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, डेली साइन इन सक्सेसफुल, रिवॉर्ड 30 साल का कल्टीवेशन, एडिशनल रिवॉर्ड सुप्रीम इमॉर्टल आर्ट, अवतार इनकारनेशन। मेरी आंखें तुरंत एक्साइटमेंट से चमक उठी। बिना वक्त गवाए मैंने एक अवतार क्रिएट किया। इतने सालों तक पहाड़ों में छुपे रहने के बाद मेरा अचानक मन हुआ कि बाहर निकलकर दुनिया देखी जाए। उसी समय गुफा के गहरे अंदर जीहोंग ले की असली बॉडी ने बर्फ पर लेटे लेटे अचानक अपनी आंखें खोली। वो धीरे से खड़ी हुई और सोच में डूब गई। 10,000 सालों से मैंने सच में नहीं देखा कि दुनिया कितनी बदल गई है। उसने हवा में लापरवाही से अपना हाथ लहराया और उसके सामने धीरे धीरे एक क्लोन प्रकट हो गया। जाओ, मेरे लिए दुनिया की सैर करो। 2.5 दिन बाद करीब 1000 मील का सफर तय करने के बाद मेरा अवतार एक छोटे से इन सराय में पहुंचा। भरपेट खाना खाने के बाद मैंने बिल चुकाने के लिए अपनी कमर की तरफ हाथ बढ़ाया। फिर मैं ठिठक गया। मैं इतने लंबे समय से पहाड़ों में छुपा था कि पूरी तरह भूल ही गया था कि इस दुनिया में लोगों को पैसों की जरूरत होती है। पास खड़ा वेटर तुरंत अजीब सा मुंह बनाने लगा। ठीक तभी मेरे बगल से एक ठंडी आवाज आई, इस भद्र पुरुष का बिल मैं दूंगा। मैंने तुरंत कृतज्ञता से उस युवक की तरफ देखा, लेकिन इससे पहले कि मैं उसका शुक्रिया अदा कर पाता, पास से एक ताने मारती आवाज ने टोक दिया, शियाओ यू, तुम खुद शियाओ फैमिली में बमुश्किल गुजारा कर रहे हो, फिर भी दानी बनने का नाटक कर रहे हो। उस यंग मास्टर की आंखों में सरासर मजाक था। अगर इन सालों में शियाओ लिंगर ने तुम्हें ना बचाया होता तो मैं उसके एक चेले ने तुरंत उसे बीच में ही रोका। यंग मास्टर चैंग, आपको बड़ी मालकिन का नाम ऐसे ही नहीं लेना चाहिए। चैंग शिया ने हुंकार भरी, डरने की क्या बात है, वो लड़की 2 साल पहले जा चुकी है। अब हर कोई जानता है कि शियाओ यू एक मजाक है। 5 साल पहले वो जेड मिस्ट रेल्म के पीक पर एक जीनियस था।
था, लेकिन पिछले साल सिटी लॉर्ड के बैंक्वेट में वो एक बेसिक जेड मिस टेक्निक तक परफॉर्म नहीं कर पाया। ये सुनकर मुझे तुरंत इंटरेस्ट आ गया। एक जीनियस यंग मास्टर जो अर्श से फर्श पर आ गिरा और अपनी ही फैमिली का कचरा बन गया। मैं इस स्टोरी लाइन को बहुत अच्छे से जानता था। हालांकि इस अवतार के पास केवल तोंगतियान रेल्म के मिडिल स्टेज का कल्टीवेशन था, फिर भी ये इन जेड मिस्ट रेल्म के कल्टीवेटर से कोसों आगे था। इसलिए मैंने सीधे च्यांग शिया की तरफ देखा और जोर से कहा, जिस तरह तुम दूसरों का मजाक उड़ाते हो वो सचमुच घिनौना है। च्यांग शिया का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। बिना सोचे समझे उसने सीधे मुझ पर एक अटैक स्पेल फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल मैं एक सरसराहट के साथ अपनी जगह से गायब हो गया। उस यंग मास्टर ने मुझे घूरते हुए चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम उस लूजर की मदद क्यों कर रहे हो? मैंने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, ना। पहली बात, इस छोटे भाई ने मेरे खाने के पैसे दिए हैं। दूसरी बात, लोगों को हर वक्त लूजर कहना बंद करो। क्या तुमने कभी वो कहावत नहीं सुनी, नदी का एक किनारा 30 साल तो दूसरा किनारा 30 साल? कभी किसी गरीब नौजवान को कम मत समझो। इतना कहकर मैं उसे सबक सिखाने ही वाला था कि अचानक हमारे बीच काले कपड़ों में एक मैनेजर आ धमका। रुको, वो चिल्लाया, च्यांग फैमिली, शियाओ फैमिली, क्या आप दोनों सिटी लॉर्ड के नियम भूल गए? तनावपूर्ण माहौल तुरंत शांत हो गया। यंग मास्टर च्यांग ने शियाओ यू को बुरी तरह घूरा और कहा, मैंने सुना है तुम्हारी मंगेतर तुम्हारा रिश्ता तोड़ने यहीं आ रही है। देखते हैं तुम कब तक अपनी ये हेकड़ी दिखा पाते हो। इतना कहकर वो अपने चेलों के साथ चला गया। उनके जाने के बाद शियाओ यू और मैं साथ में इनसे बाहर आए। जाने से पहले उसने सम्मान से मुझे झुककर प्रणाम किया और कहा, किसी गरीब नौजवान को कम मत समझो। मैं इन शब्दों को हमेशा याद रखूंगा सर। फिर वो मुड़ा और अकेला चला गया। जैसे ही मैंने उसकी पीठ को दूर जाते देखा, मेरी नजर उसकी उंगली में मौजूद एक साधारण सी दिखने वाली ब्रॉन्ज रिंग पर पड़ी। तुरंत मेरे दिमाग में एक आइडिया कौन था, अगर मैं एक फ्यूचर प्रोटैगनिस्ट को तभी अपने साथ जोड़ लूं जब वो छोटा है और स्ट्रगल कर रहा है, तो क्या फ्यूचर में मेरा रिटायरमेंट पूरी तरह सिक्योर नहीं हो जाएगा? इसी सोच के साथ मैंने तुरंत एक इनविजिबिलिटी स्पेल कास्ट किया और उसके पीछे हो लिया। जैसे ही शाम का आसमान गहरा हुआ, शियाओ यू ने अपना सिर झुकाया और अपनी उंगली की ब्रॉन्ज रिंग को घूरने लगा। मास्टर याओ, वो भद्र पुरुष कोई बुरे इंसान नहीं लग रहे थे। रिंग से अचानक सफेद धुएं की एक लकीर बाहर निकली और तेजी से एक बूढ़े आदमी की आत्मा की शक्ल में बदल गई। वो अच्छे हैं या बुरे, ये कहना मुश्किल है, मास्टर याओ ने जवाब दिया, लेकिन वो बेहद रहस्यमयी है, खासकर तब जब हम इनसे बाहर निकले। उनकी आंखें साफ तौर पर इस ब्रॉन्ज रिंग पर रुकी थीं जहां मैं छुपा हूं। मुमकिन है कि उन्हें मेरे होने का पता पहले ही चल गया हो। शियाओ यू चौंक गया। पर क्या आपने नहीं कहा था कि लॉन्गविटी रेल्म से नीचे का कोई भी इंसान आपको डिटेक्ट नहीं कर सकता? मास्टर याओ ने गंभीरता से सिर हिलाया। बिल्कुल, इसीलिए मैं परेशान हूं। इस इंसान की गहराई का अंदाजा लगाना नामुमकिन है, यहाँ तक कि मैं भी उसके असली कल्टीवेशन को नहीं देख पा रहा हूँ। शियाओ यू खामोश हो गया। अचानक मास्टर याओ के हाव भाव बदले। कोई आ रहा है। उनकी बॉडी तुरंत वापस धुएं में बदली और रिंग के अंदर गायब हो गई। कुछ ही पलों बाद एक बूढ़ा नौकर सामने आया। यंग मास्टर फैमिली हेड ने आपको मीटिंग हॉल में बुलाया है, जल्द ही। शियाओ फैमिली के डिस्कशन हॉल में पहुंच गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, कमरे में एक ठंडी महिला की आवाज गूंजी, तो ये है मेरा मंगेतर। पूरा हॉल तुरंत सन्नाटे में डूब गया। शियाओ यू ने शांति से हाथ जोड़े और कहा, मिस लिन, काफी समय हो गया। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, सफेद कपड़ों में एक युवक आगे बढ़ा। मेरा नाम बा मुफोंग है, तियानयुन सेक्ट का ट्रू डिसाइपल, और ह्यूमन मॉन्यूमेंट में मेरी रैंक 87 है। जूनियर सिस्टर किंग युआन ने तियानयुन सेक्ट की एंट्रेंस परीक्षा पास कर ली है। हम आज यहाँ इस शादी के एग्रीमेंट को कैंसिल करने आए हैं। उसी पल शियाओ यू के दादाजी आगे बढ़े। एक पीक ओरिजिन रेल्म के एक्सपर्ट का प्रेशर तुरंत हॉल में भर गया। यंग मास्टर बा, ये सगाई बरसों पहले लिन फैमिली के हेड ने खुद तय की थी। अगर इसे कैंसिल करना है तो लिन फैमिली के हेड को खुद आना चाहिए। बा मुफोंग गर्व से मुस्कुराया। मैं मौजूदा तियानयुन सेक्ट के मास्टर का पर्सनल डिसाइपल हूँ। मेरे पीछे किंग जो का सबसे मजबूत सेक्ट खड़ा है। क्या आपका मतलब है कि मेरा स्टेटस किसी सेकंड रेट फैमिली के हेड से कम है? शियाओ फैमिली के मेंबर्स के चेहरे तुरंत उतर गए। तब शियाओ यू के दादाजी ने उसकी तरफ देखा और पूछा, यू है, तुम क्या सोचते हो? अगर तुम इस सगाई के कैंसिलेशन को रिजेक्ट करते हो तो हमारी शियाओ फैमिली उनसे आखिरी दम तक लड़ेगी। ये सुनकर शियाओ यू ने मन ही मन ताना मारा। वो अच्छे से जानता था कि उसके दादाजी किस तरह के इंसान है। वो बूढ़ा सियार तियानयुन सेक्ट से दुश्मनी मोल लेने का सारा ठीकरा उसके सिर फोड़ने की कोशिश कर रहा था। चूंकि वे ये गेम खेलना चाहते थे, तो उसने उनके लिए एक और बड़ा गड्ढा खोदने का फैसला किया। बा मुफोंग की तरफ सीधे देखते हुए शियाओ यू ने जोर से ऐलान किया, मैं सगाई के कैंसिलेशन के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। सब उसकी तरफ देखने लगे। आज से 10 साल बाद मैं खुद तियानयुन सेक्ट आऊंगा और मिस लिन को चैलेंज करूंगा। अगर मैं जीता तो मुझे इनाम के तौर पर उनके सिर का वो फीनिक्स गोल्डन हेयर पिन चाहिए। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, बा मुफोंग ने अपनी ट्रू एनर्जी एक्टिवेट कर दी। एक फ्लाइंग स्वॉर्ड तुरंत उसके सामने प्रकट हो गई। अगर दाव लगाना ही है तो इसे थोड़ा और मजेदार बनाते हैं। ये तलवार ब्राइट मून 1000 ऑटम्स मुझे मेरे मास्टर ने क्लाउड स्पिरिट पीक पर चढ़ने के बाद गिफ्ट की थी। ये एक टॉप ग्रेड फ्लाइंग स्वॉर्ड है। 10 साल बाद अगर तुम जीते तो ये तलवार तुम्हारी, लेकिन अगर तुम हारे तो मुझे शियाओ फैमिली का शवांतियन कॉल्ड्रॉन चाहिए। शियाओ फैमिली के लोगों का रंग उड़ गया। शवांतियन कॉल्ड्रॉन उनकी फैमिली की बुनियाद था, लेकिन इससे पहले कि कोई उसे रोकता, शियाओ यू ने अपनी उंगली काट ली। उसका खून एक लाल रोशनी में बदला और आसमान की तरफ दौड़ गया। डन तियानयुन सेक्ट के ग्रुप के जाने के बाद शियाओ यू के दादाजी तुरंत गुस्से से फट पड़े। मूर्ख लड़के, तुम्हें शियाओ फैमिली के खजाने को दाव पर लगाने की इजाजत किसने दी? शियाओ यू ने शांति से जवाब दिया, दादाजी फिक्र मत कीजिए, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर वो मुड़ा और चला गया। अपने छोटे और टूटे फूटे आंगन में लौटकर शियाओ यू को रिंग से मास्टर याओ की आवाज सुनाई दी, शानदार बच्चे, तुमने पूरी शियाओ फैमिली को अपने रथ से बांध दिया। शियाओ यू ने एक बेफिक्र मुस्कान बिखेरी। तो क्या हुआ? वैसे भी मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर मैं जीता तो बड़ा मुनाफा होगा, अगर मैं हारा तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। अचानक उसके पीछे से एक दबी हुई हंसी आई। शियाओ यू तुरंत घूमा और उसने मुझे अपनी बाहें समेटे वहां खड़े देखा। ऊपर से मैं शांत और रहस्यमयी दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं पागलों की तरह हंस रहा था। ये बिल्कुल परफेक्ट था। एक टूटा हुआ एंगेजमेंट रिंग में रहने वाले एक रहस्यमयी बूढ़े दादाजी और बदला लेने के लिए बेताब एक हारा हुआ जीनियस। इस बच्चे पर प्रोटैगनिस्ट के सारे बफ्स पहले से ही स्टैक्ड थे। शियाओ यू सावधानी से पीछे हटा और चुपके से अपनी उंगलियों के बीच 3 जहरीली चांदी की सुइयां दबा ली। मैं मुस्कुराया और कहा, रिलैक्स। फिर मैंने एक जेड बॉटल निकाली और उसकी तरफ उछाल दी। पहले इसे लो, ये तुम्हारी चोटों में मदद करेगी। जेड बॉटल ने हवा में एक खूबसूरत आर्क बनाया और शियाओ यू के हाथों में जा गिरी। जैसे ही उसने इसे खोला, मास्टर याओ की हैरान आवाज रिंग के अंदर से कांप उठी। ये तो 9 रेवोल्यूशंस सोल रेस्टोरेशन पिल है। ये मांस दोबारा उगा सकती है और मरते हुए इंसान को जिंदा कर सकती है। यहाँ तक कि जब मैं अपने पीक पर था
तब भी इस पिल को रिफाइन करने का मेरा सक्सेस रेट 30% भी नहीं था। शियाओ यू दंग रह गया। इतना कीमती तोहफा मैं इसे मुफ्त में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसका रिएक्शन देखकर मैंने जानबूझकर एक रहस्यमयी चेहरा बनाया। शियाओ यू, क्या तुम मेरे डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो? मास्टर याओ ने तुरंत उसे आगाह किया, इस आदमी की पहचान अनजान है, सावधान रहो, ये कोई जाल हो सकता है। लेकिन इस बार शियाओ यू ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार मैं ही वो शख्स था जिसने उसके दिल के अंदर बुझती हुई आग को दोबारा सुलगाया था। बिना किसी हिचकिचाहट के वो घुटनों के बल बैठ गया। मैं तैयार हूँ मास्टर, कृपया अपने इस डिसाइपल का प्रणाम स्वीकार करें। मैंने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। इतनी जल्दी नहीं, पहले तुम्हें एक टेस्ट पास करना होगा। यहाँ से 1000 मील पूर्व में एक अनजानी घाटी है, मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम 3 दिनों के भीतर वहाँ पहुंच गए तो मैं तुम्हें ऑफिशियली अपना डिसाइपल स्वीकार कर लूंगा। जैसे ही मैं बोलकर हटा, मेरा शरीर अनगिनत रोशनी के कड़ों में बदलकर गायब हो गया। शियाओ यू की आंखें फटी की फटी रह गईं। अवतार, इनकारनेशन, ये तो पौराणिक सुप्रीम इमॉर्टल टेक्निक है। इन मास्टर का बैकग्राउंड यकीनन कोई मामूली नहीं है। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। चाहे जो हो जाए, मुझे ये टेस्ट पास करना ही होगा। उसी रात वो चुपके से शहर से भाग निकला। उधर शियाओ फैमिली में उसके गायब होने की खबर तुरंत शियाओ यू के दादाजी तक पहुंच गई। शियाओ शियानशान ने गुस्से में अपने हाथ का चाय का कप ही चकनाचूर कर दिया। निकम्मे गधों की फौज। 3 शैडो गार्ड्स मिलकर एक ऐसे लड़के पर नजर नहीं रख पाए जिसके मेरिडियंस डैमेज है। हेड स्टीवर्ड डर से कांपते हुए फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। तब शियाओ शियानशान ने कड़े लहजे में हुक्म दिया, हिडन गार्ड्स को तुरंत रवाना करो। काले कपड़ों वाले शख्स ने अपनी तलवार उठाई और शियाओ यू की तरफ इशारा किया। फैमिली हेड का ऑर्डर है, तुम जिंदा मिलो या मुर्दा, हमें तुम्हें वापस ले जाना है। बोलते ही एक फ्लाइंग स्वॉर्ड बिजली की रफ्तार से शियाओ यू की तरफ झपटी। हमला आते देख शियाओ यू फुर्ती से एक तरफ हटा और हवा में एक मेडिसिन बोतल उछाल दी। वो बोतल फ्लाइंग स्वॉर्ड से टकराकर तुरंत ब्लास्ट हो गई और चारों तरफ हरे जहर का धुआं फैल गया। जहर के जानलेवा होने के डर से शैडो गार्ड्स फौरन 10 दिशाओं में बिखर गए। शियाओ यू ने उस छोटे से मौके का फायदा उठाया और पास की नदी में छलांग लगा दी। पलक झपकते ही वो उनकी नजरों से ओझल हो गया। तीसरे दिन की सुबह तक अनगिनत मुसीबतें झेलने के बाद शियाओ यू आखिरकार एक गगनचुंबी चट्टान के पास पहुंचा। इस मोड़ पर वो पूरी तरह पस्त हो चुका था। उसके शरीर पर मौजूद जख्म हर कदम के साथ बदतर होते जा रहे थे। अगर रास्ते में मास्टर याओ ने अपनी बची खुची स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे प्रोटेक्ट न किया होता तो हालात कहीं ज्यादा खतरनाक होते। आखिरकार घाटी नजदीक ही थी। ठीक तभी रिंग से मास्टर याओ की कमजोर आवाज आई, बच्चे, पिछले 10 सालों में मैंने जो एनर्जी जमा की थी वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब यहाँ से आगे तुम्हें खुद संभालना होगा। शियाओ यू ने दांत भींचे और पहाड़ से नीचे उतरने के लिए कदम बढ़ाए। अचानक पास ही कदमों की आवाज गूंजी। फिर कोई चिल्लाया, पकड़ो उसे घाटी में मत घुसने देना। हवा को चीरता हुआ एक हमला हुआ। शियाओ यू की पीठ में एक तेज दर्द का धमाका हुआ। उसके चेहरे पर मायूसी छा गई और उसने बिना सोचे समझे सीधे खाई में छलांग लगा दी। हवा उसके कानों में साय साय कर रही थी। मास्टर याओ ने अपनी आखिरी बची हुई ताकत झोंककर काले धुएं का एक घेरा बनाया जिसने शियाओ यू के गिरने की रफ्तार को धीमा कर दिया। शियाओ यू फूलों के एक मैदान में जा गिरा। क्या ये अंत है? अपनी धुंधली नजरों से उसने एक छोटी बच्ची की आकृति को अपनी तरफ आते देखा। भैया, क्या आपको चोट लगी है? शियाओ यू ने जवाब देने की कोशिश की पर एक शब्द भी बोलने से पहले उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। घाटी के एंट्रेंस पर शैडो गार्ड्स नीचे कूदने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक वो जहां के तहां जम गए। बेहोश शियाओ यू के पास एक बूढ़ा आदमी और एक छोटी बच्ची खड़े थे। सबसे बड़ी बात, उस बूढ़े शख्स से एक ऐसा खौफनाक प्रेशर निकल रहा था जिसने उन्हें पूरी तरह पंगु कर दिया था। तुरंत दफा हो जाओ। शैडो गार्ड्स की हिचकिचाने की हिम्मत नहीं हुई। वो मुड़े और अपनी जान बचाकर भागे। बाद में एक कमरे के अंदर शियाओ यू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सबसे पहले उसे एक प्यारा सा छोटा चेहरा अपनी तरफ घूरता हुआ दिखा। भैया, आप जाग गए? शिंकाई ने खुशी से कहा। जैसे ही शियाओ यू ने मुझे पास खड़ा देखा, उसने अपनी चोटों की परवाह किए बिना जबरन बेड से उतरकर जमीन पर घुटने टेक दिए। मास्टर, कृपया अपने इस डिसाइपल का प्रणाम स्वीकार करें। इस नए नवेले डिसाइपल को देखकर मुझे काफी तसल्ली हुई। फिर मेरी नजर उसकी उंगली की ब्रॉन्ज रिंग पर गई। रिंग के अंदर सोती हुई आत्मा को देखकर अचानक मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया। मैंने अपना हाथ उठाया। इससे पहले कि शियाओ यू कुछ समझ पाता, वो ब्रॉन्ज रिंग हवा में उड़ गई। मास्टर याओ, कोई बुरे इंसान नहीं है। शियाओ यू घबराहट में चिल्लाया। मैं जानता हूँ, मैंने शांति से जवाब दिया। फिर मैंने अपनी ट्रू एनर्जी को सर्कुलेट करना शुरू किया। खाली हवा में मैंने धीरे धीरे एक इंसानी जिस्म का खाका खींचा। साथ ही मैंने सावधानी से मास्टर याओ की आत्मा को उसकी तरफ गाइड किया। अनगिनत रोशनी के कण आपस में जुड़ने लगे। धीरे धीरे लंबे चोगे वाले एक बुजुर्ग का शरीर ठोस रूप में आ गया। मास्टर याओ ने अचानक अपनी आंखें खोली और अविश्वास में अपने ही हाथों को देखने लगे। हवा में से शरीर बना दिया क्या? ये एक सेंट की ताकत है। उन्होंने तुरंत झुककर गहरा प्रणाम किया। मुझे दूसरी जिंदगी देने के लिए आपका शुक्रिया सेंट वेनरेबल। मास्टर याओ और शियाओ यू दोनों के चेहरों पर झटके के भाव देखकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ। जैसा कि उम्मीद थी, ये अभी प्रोटैगनिस्ट के सफर का शुरुआती दौर था। ताकत की एक छोटी सी नुमाइश ही इन्हें अवाक करने के लिए काफी थी। फिर मैंने शियाओ यू को एक छोटा पोर्सिलेन का जार थमाया। ये लाइफ क्रिएशन पिल है। तुम्हारे मेरिडियंस बुरी तरह डैमेज हैं। इसे लो और आराम करो। इतना कहकर मैं शिंकाई के साथ कमरे से बाहर आ गया। कई दिन बीत गए। लाइफ क्रिएशन पिल लेने के बाद शियाओ यू की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ। वो रोजाना उस 9 हेवेंस थंडर मैनुअल का कल्टीवेशन करने में वक्त बिताता था जो मैंने उसे सिखाया था। एक दोपहर लंच के बाद मैं आराम से एक रॉकिंग चेयर पर लेटा झपकी ले रहा था कि अचानक सिस्टम की आवाज आई। डिंग, सिस्टम अपडेट कंप्लीट। होस्ट ने सफलतापूर्वक एक डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया है। पेड ट्रेनिंग फंक्शन अनलॉक। सिस्टम का इंटरफेस तुरंत बदल गया और एक नया आइकॉन दिखने लगा। उत्सुकता में मैंने उसे खोला और बारीकियों को ध्यान से पढ़ा। कुछ ही पलों में मैं पूरी तरह सन्न रह गया। ये सो कॉल्ड पेड ट्रेनिंग फंक्शन असल में मेरे डिसाइपल्स को पेट्स पालतू की तरह ट्रीट कर सकता था। सबसे बड़ी बात, जैसे ही कोई डिसाइपल ग्रोथ के तय पड़ावों पर पहुंचेगा, सिस्टम से मिलने वाले रिवॉर्ड्स मेरी ताकत को तुरंत दोगुना कर देंगे। मेरी आंखें एक्साइटमेंट से फैल गईं। अगर ऐसा है तो मैं बस डिसाइपल्स एक्सेप्ट करता जाऊं और अजय बन जाऊं। जैसे ही ये ख्याल आया, मैंने तुरंत एक और अवतार क्रिएट कर लिया। इस बीच शियाओ फैमिली के मीटिंग हॉल में एक शैडो गार्ड जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। फैमिली हेड, कृपया हमें माफ कर दें। घाटी की रखवाली करने वाला वो बूढ़ा आदमी कम से कम हाफ स्टेप लॉन्गविटी रेल्म पर था। हम सच में कुछ नहीं कर सकते थे। शियाओ शियानशान ने टेबल पर हाथ मारा और दहाड़ा। बकवास, भला लॉन्गविटी रेल्म का कोई एक्सपर्ट
किसी घाटी की रखवाली करने के लिए खुद को इतना नीचे गिराएगा? तुम साफ तौर पर बहाने बना रहे हो। ठीक तभी बाहर से तेज कदमों की आवाज गूंजी। शियाओ भाई कहाँ है? करीब 16 से 17 साल की एक युवा लड़की हॉल में दाखिल हुई। वो शियाओ लिंगर थी। शियाओ शियानशान ने भौहें सिकोड़ी। लिंगर, तुम अचानक वापस क्यों आ गई हो? शियाओ लिंगर ने जल्दी से कमरे में चारों तरफ देखा। दादाजी, शियाओ भाई कहाँ है? माहौल तुरंत अजीब हो गया। उसने जमीन पर बैठे शैडो गार्ड को नोटिस किया और फिर शियाओ शियानशान के उदास चेहरे को देखा। उसके दिल में एक बेहद बुरा एहसास जागा। शियाओ लिंगर अचानक मुड़ी और उसने एक जानी पहचानी दासी के कंधे पकड़ लिए। क्यों है? मुझे बताओ क्या हुआ है? दासी ने अपना सिर झुकाया और कांपती आवाज में जवाब दिया, मिस, यंग मास्टर शियाओ को तियान्युन सेक्ट के लोगों ने सगाई कैंसिल करने के लिए मजबूर किया। शियाओ लिंगर ने सावधानी से अपने चोगे से एक खूबसूरती से तराशा हुआ लकड़ी का बॉक्स निकाला और उसे अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। दादाजी ने कहा था कि ये पिल डैमेज्ड मेरिडियंस को दोबारा ठीक कर सकती है और किसी भी छुपे हुए जख्म को भर सकती है। वो धीरे से बुदबुदाई। क्षितिज की तरफ देखते हुए उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। शियाओ भाई, आपको मेरा इंतजार करना होगा। 2 साल पहले उसने शियाओ का कल्टीवेशन वापस लाने के लिए हर मुमकिन तरीका आजमाया था, पर कुछ काम नहीं आया। आखिरकार वो अपना घर छोड़कर अपने दादाजी से मदद मांगने दक्षिणी बंजर इलाके सदर्न वेस्टलैंड चली गई थी। मगर अब जब वो आखिरकार लौट आई थी तो सब कुछ बदल चुका था। उसी पल एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी अचानक उसके पास प्रकट हुआ। मिस, इस बूढ़े सेवक ने यंग मास्टर शियाओ के ठिकाने की जांच कर ली है। वो पूर्व की तरफ गए हैं। मुझे मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने एक रहस्यमयी एक्सपर्ट को अपना मास्टर मान लिया है। शियाओ लिंगर ने तुरंत आंखों में पक्के इरादे की आग लिए आसमान की तरफ देखा। शियाओ भाई, लिंगर आपसे मिलने आ रही है। इस बीच घाटी छोड़ने के बाद मेरा अवतार लगातार उत्तर की तरफ बढ़ रहा था। जब भी मैं किसी छोटे शहर से गुजरता, मैं नए चिल्ड्रन ऑफ डेस्टिनी, किस्मत के धनी की तलाश करता। दुर्भाग्य से उन्हें ढूंढना समंदर में सुई खोजने जैसा था। आखिरकार मैंने इसे किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। एक दिन मैं चिंगयोंग सिटी की ईस्टर्न मार्केट स्ट्रीट पर पहुंचा। मैंने लापरवाही से एक साधारण लकड़ी की टेबल लगाई और फॉर्चून टेलर ज्योतिष होने का नाटक करने लगा। पूरा दिन शांति से बीत गया। एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला जो मेरे डिसाइपल बनने की शर्तों पर खरा उतरता। जैसे ही मैं निराश होकर अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर रहा था, अचानक एक आकृति मेरी टेबल के सामने रुकी। सर, क्या आप मुझे एक अक्षर पढ़कर बता सकते हैं? ऊपर देखते ही मुझे करीब 15 साल का एक लड़का दिखा। न जाने क्यों उसे देखते ही पल भर के लिए मेरे दिल की धड़कन रुक गई। तुम कौन सा अक्षर पढ़वाना चाहते हो? लड़के ने ब्रश उठाया और कागज पर हाँ अक्षर लिख दिया। ठीक उसी पल सिस्टम ने मेरे दिमाग में उसका स्टेटस पैनल डिस्प्ले कर दिया। उसकी डेस्टिनी वैल्यू 100 थी, एक परफेक्ट स्कोर। यहाँ तक कि शियाओ जो मेरा पहला डिसाइपल था, उसकी डेस्टिनी वैल्यू भी सिर्फ 85 थी। मेरा दिमाग तुरंत फुल स्पीड में दौड़ने लगा। कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार मैंने उसकी किस्मत बताना शुरू किया। ये अक्षर शुरुआत में तो मजबूत है, लेकिन इसका आखिरी स्ट्रोक बहुत अचानक खत्म होता है। ये इशारा करता है कि निकट भविष्य में तुम्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ के हाव भाव तुरंत बदल गए। लगभग अनजाने में उसने अपने कपड़ों के अंदर छुपे जेड गॉड कद्दू के आकार का ताबीज को छुआ। मेरी नजरों ने तुरंत उस छोटी सी हरकत को पकड़ लिया। ऐसा लगता था कि इस चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को अपनी खुद की कोई अपॉर्चुनिटी अवसर पहले ही मिल चुकी थी। मैंने शांति से बात जारी रखी, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस अक्षर का स्ट्रक्चर ऊपर से कसा हुआ और नीचे से ढीला है। ये सफलता से पहले आने वाली कठिनाइयों को दर्शाता है। तुम्हारी किस्मत बताती है कि एक मददगार बेनिफैक्टर सामने आएगा और तुम्हें इस आपदा से उबरने में मदद करेगा। एक बार जब तुम इस परीक्षा से पार पालोगी तो तुम्हारा भविष्य असीम होगा। ये शब्द सुनकर हाँ ने आखिरकार राहत की सांस ली। आपकी गाइडेंस के लिए शुक्रिया सर। उसने अपना सिर झुकाया और अपनी जेब में हाथ डाला। मेरे कितने पैसे हुए? लेकिन जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो मैं वहां से जा चुका था, एक अंधेरे कोने में छुपकर, जहां से मुझे कोई देख नहीं सकता था। मैं चुपचाप उसे ऑब्जर्व करते हुए सोचने लगा। इस तरह के चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को जबरदस्ती डिसाइपल नहीं बनाया जा सकता। उससे सिर्फ नाराजगी पैदा होगी। अगर मुझे उसका मास्टर बनना है तो पहले मुझे उसकी किस्मत में लिखा वो मददगार बनना होगा। मेरे शब्दों से हैरान हाँ जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मैं एक इनविजिबिलिटी स्पेल का इस्तेमाल करके चुपचाप उसके पीछे हो लिया। उसी समय हेवनली सीक्रेट्स पवेलियन के अंदर 1 घंटा इतनी जोर से गूंजा कि पूरी इमारत हिल गई। एक उलझे हुए हाव भाव वाले बुजुर्ग ने एक मिडिल एज कल्टीवेटर को बुलाया। इमॉर्टल आर्टिफैक्ट रैंकिंग अपडेट हो गई है। 10वें नंबर का आइटम हेवन कंट्रोलिंग जेड गॉड प्रकट हो चुका है। बोलते हुए उन्होंने उस मिडिल एज्ड आदमी की तरफ एक पीला कागज फेंका। इसमें उस जगह की अनुमानित लोकेशन है जहां ये आर्टिफैक्ट दिखा है। जाओ और जांच करो। याद रखना, अगर ये आर्टिफैक्ट किसी बड़े सेक्ट, किसी ताकतवर फैमिली या ग्रेट जो रॉयल फैमिली के हाथों में हो तो दखल मत देना। मिडिल एज्ड आदमी ने हिचकिचाते हुए पूछा, और अगर ये किसी वॉन्डरिंग कल्टीवेटर घुमंतु साधु के हाथ लग गया हो तो? बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें सिकोड़ी। अगर वो कोई वॉन्डरिंग कल्टीवेटर है तो फैसला खुद कर लेना। खजाने उन्हीं के होते हैं जो उन्हें संभाल कर रखने जितने मजबूत हों। मिडिल एज्ड आदमी हाथ जोड़कर चला गया। वो बुजुर्ग पीछे अकेले रह गए और खुद से बुदबुदाए, अभी कुछ दिन पहले ही चेन सरनेम का एक सेंट वेनरेबल अचानक हेवन रैंकिंग पर दिखाई दिया। अब एक इमॉर्टल आर्टिफैक्ट भी सतह पर आ गया है और इसके ऊपर बड़े सेक्ट्स और नोबल फैमिलीज चुपके से उस बहुत बड़े इवेंट की तैयारियां कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया में जल्द ही तहलका मचने वाला है। इस बीच एट फ्रेग्रेंस सेक्ट के मेडिसिन गार्डन के अंदर हानियो अपने हाथों में मौजूद जेड गॉड को देखते हुए कांप रही थी। आखिर ये चीज क्या है? असल में वो बस अपने इस अकेले छोटे से आंगन को थोड़ा जीवंत बनाना चाहती थी। इसलिए उसने एक छोटे से पौधे पर स्पिरिचुअल लिक्विड की एक बूंद टपका दी थी। लेकिन वो नन्हा पौधा, जिसकी मूल रूप से केवल 2 पत्तियां थीं, अचानक जोर जोर से हिलने लगा। पलक झपकते ही वो एक 7 लीफ स्पिरिट जिनसेंग में तब्दील हो गया। हानियो का चेहरा पीला पड़ गया। इसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसने तुरंत उस जेड गॉड को अपने कपड़ों के नीचे एक सीक्रेट पॉकेट में छुपा लिया। फिर वो अपनी मौजूदा स्थिति के बारे में सोचने लगी। एल्डर मुंह आखिर क्या प्लानिंग कर रहे हैं? हाल ही में जब भी वो कल्टीवेशन करती, एल्डर मुंह चुपके से साई की तरह उस पर नजर रखते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा एक्साइटमेंट होता था जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। मैं इस तरह कल्टीवेशन जारी नहीं रख सकती। वो पहले से ही एक आगामी ब्रेक थ्रू, अगले स्तर पर पहुंचना के संकेत महसूस कर रही थी। आमतौर पर ये एक बहुत अच्छी खबर होनी चाहिए थी, लेकिन अब ये एक जाल जैसा लग रहा था। वो इस एहसास को दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी कि जैसे ही उसका ब्रेक थ्रू होगा
कुछ बहुत भयानक घटित होगा। अचानक उसे चिंगयोंग सिटी में मिले उस फॉर्चून टेलर के शब्द याद आए। एक मददगार। वो बेबसी से बुदबुदाई, आप कहाँ हैं? मेरी गर्दन पर तो तलवार लटक रही है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका सो कॉल्ड मददगार इस वक्त उसके कमरे के ठीक ऊपर छत पर खड़ा था। हानियों को धीरे धीरे सोता हुआ देख मैं थोड़ा मुस्कुराया, जैसा कि एक चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी से उम्मीद थी। उसने पहले ही नोटिस कर लिया कि एल्डर मुंह कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन अगर प्रोटैगनिस्ट सारी प्रॉब्लम्स अकेले ही सॉल्व कर लेगा तो भला मैं एक और डिसाइपल कैसे बनाऊंगा। रात की ठंडी हवा आंगन में धीरे से बही। अगले ही पल मैं चुपचाप हानियों के बेड के पास प्रकट हो गया। सोती हुई लड़की को देखकर मैंने एक थोड़ी माफी मांगती मुस्कान बिखेरी। फिर मैंने एक उंगली से उसके माथे को हल्के से छुआ। ट्रू एनर्जी की एक धारा चुपचाप उसके एनर्जी सी ऊर्जा के सागर में दाखिल हुई, जिससे उसे नींद में ही अपने ब्रेक थ्रू के आखिरी स्टेज को पूरा करने में मदद मिली। उसके बाद मैं एक बार फिर गायब हो गया और पीछे रह गई सिर्फ उसकी शांत सांसों की आवाज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से वीडियो को एक लाइक कर दो और हमारे इस मून बॉक्स एनिमेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें।